नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बीच में ऐड है। जिस भाई बहन ने यह बुक चाहती हो भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो, आपके पास PDF भेज दी जाओगी। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता। ठीक है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले था मोनेरा। मोनेरा वो यहाँ पे है ना भाई, ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे न पूछ लेंगे मोनेरा वर्ग में कौन कौन से आते हैं भाई, आपके मोलास्का में कौन कौन से आते हैं, सिलेंट्रेटा में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो मोनेरा में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसमें ना व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी। सबसे पहले लेता है मोनेरा। मोनेरा इस जीव में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकागर होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, जो मोनेरा वर्ग में जो आवा है ना, वो मोनेरा वर्ग में कैसे जीव आवे, इस जीव इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है, ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकागर होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। ठीक है। पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मोनेरा वर्ग में जो है पोषण के स्तर पर कैसे जीव जंतु कैसे है, यहाँ पर स्वपोषी भी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अब जीवाणु, इसके कुछ मोनेरा वर्ग के कुछ उदाहरण हैं। जीवाणु नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा मोनेरा वर्ग में आते हैं। ठीक है, याद रख लेना। वहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आता है, तो मोनेरा में आवे। ठीक है, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ये सभी है ना मोनेरा वर्ग में आते हैं। उसके बाद है सिलेंट्रेटा। ये जलीय जीव है, इनका शारीरिक संगठन उत्कृष्ट, एक मिनट भाई, सिलेंट्रेटा में क्या होगा, ये जलीय जीव है, इनका शारीरिक संगठन यहाँ पे ये मेरा भाई उत्कृष्य पता नहीं है यहाँ पे क्या लिख रहा है, वहाँ बुक में से देख के बता दूंगा। ये जलीय जीव है, इनका शारीरिक संगठन उत्कृष्य स्तर का होता है। इनकी कुछ जातियाँ समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश। तो याद रख लेना सिलेंट्रेटा में कौन कौन से होंगे, कोरल आओगा, हाइड्रा आओगा, समुद्री एनीमोन आओगा और जेलीफिश। आप तो पेपर में पूछा जाओगा कि बताओ हाइड्रा कौन से उसमें आता है, तो सिलेंट्रेटा। ठीक है, हाइड्रा देखो सिलेंट्रेटा क्या है, ये जलीय जीव है, इनका शारीरिक संगठन उत्कृष्य स्तर का होता है। इनकी कुछ जातियाँ समूह में रहती है, जैसे कोरल हो गया, हाइड्रा हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया और जेलीफिश हो गया। उसके बाद है प्लेटी हेलिमिनथीज। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इनका शरीर पृष्ठधारी अथवा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी कहते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। तो याद रख लेना, जो प्लेटी हेलिमिनथीज है उसमें कौन सा होगा, इनका ये क्या होता है, इनका शरीर पृष्ठधारी है अथवा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी कहते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। ठीक है। अब है एनिलिडा। इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। इनमें संवहन, पाचक, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। जो एनिलिडा में आएंगे जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं भाई, इसमें दोनों तरह के जीव जंतु। ठीक है, और जैसे उदाहरण जोंक, केचुआ और नेरिस,
ये आते हैं आपके एनिलिडा। आप तो पूछेगा एनिलिडा ग्रुप में बताओ कौन कौन से आते हैं, तो जोंक, केचुआ, नेरिस कौन से ग्रुप में आवे? एनिलिडा ग्रुप में। अब है आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आप तो पूछ लेंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। याद रखना, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अंतःरुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। ठीक है, याद रख लेना। आर्थ्रोपोडा जो है भाई, आर्थ्रोपोडा ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। ठीक है, इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण जैसे तितली, मक्खी, बिच्छू, केकड़े और झींगा, ये कौन से ग्रुप में आवा है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। ठीक है, याद रख लेना भाई, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से आवा है? आपके तितली, मक्खी, बिच्छू, केकड़े और झींगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। फिर अब ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। आप तो पूछ लेंगे किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। मॉस, फ्लेनेरिया, माकेसिया, ये सभी ब्रायोफाइटा वर्ग में आते हैं। अब है टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। जो टेरिडोफाइटा है ना, इस वर्ग के पौधों का जो शरीर है वो जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते थे ब्रायोफाइटा में। ठीक है, देखो जो टेरिडोफाइटा है ना, इस वर्ग के पौधों का शरीर, ठीक है, जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, जो टेरिडोफाइटा वर्ग में है के जो पौधे हैं उसमें क्या होता है, इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्रिप्टोगैंग कहलाते हैं। ठीक है, याद रख लेना भाई, इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनमें ना जो टेरिडोफाइटा में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः इनको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैंग भी कहते हैं। याद रख लेना। अगले वर्ग की तरफ दूसरी ओर वे पौधे जिसमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं, अतः जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, ऐसे पौधे फेनरोगेम कहलाते हैं। मतलब दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, ऐसे पौधों क्या कहते हैं? फेनरोगेम। फेनरोगेंग पाओगा, यो गेम नहीं है, गेंग पाओगा भाई। ठीक है, याद रख लेना इसको। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। मतलब देखो, बीज की अवस्था के आधार पर, एक मिनट भाई उंगली लग गई थी पीडीएफ पर, तो ऊपर नीचे हो गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ा था जो, देखो, दूसरी ओर वे पौधे जिसमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, ऐसे पौधों को फेनरोगेंग कहलाते, ऐसे पौधों क्या कहते हैं? फेनरोगेंग कहलाते हैं वे पौधे। ठीक है, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, जो नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। और दूसरा इसका ही भाग है एंजियोस्पर्म, फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, उन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। अब है दूसरा जो ग्रुप है आपका प्रोटिस्टा। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलियां, देखो जो प्रोटिस्टा है ना, पहले हमने वो मोनेरा वर्ग के पढ़े, अब है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से आएंगे? इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए सीलियां, प्लेजला नामक
संरचनाएं पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों स्तर के होते हैं। उदाहरण, एक कोशिक शैवाल। एक कोशिक शैवाल किसका है? प्रोटिस्टा ग्रुप में आवा है, ठीक है। और डायटम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना और स्लाइम गोल्ड, ये प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। वो यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ डायटम किस वर्ग में आता है, तो प्रोटिस्टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? देखो, एक कोशिक शैवाल आता है, मतलब एक कोशिका वाला शैवाल, ठीक है। और डायटम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना और स्लाइम गोल्ड, ये सभी प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। फिर है फंजाई। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई भित्ति पाई जाती है, ठीक है, याद रख लेना। फंजाई और कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई भित्ति पाई जाती है। उदाहरण, यीस्ट और मशरूम, ये आते हैं आपके फंजाई, इसके एग्जाम्पल है फंजाई के। फिर है प्लांटी। प्लांटी क्या है? ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, ठीक है, प्लांटी ग्रुप में कौन? सभी पौधों को। फिर है एनीमेलिया। एनीमेलिया, इस वर्ग में वे जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनीमेलिया में कौन से आएंगे? इस वर्ग में वे जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब है थैलोफाइटा। इस वर्ग इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। जो थैलोफाइटा है ना, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा में कौन कौन से आएंगे? क्लेडोफोरा, अल्वा और स्पाइरोगायरा और कारा लाइकेन और ब्रायोफाइटा और येलोथ्रिक्स आदि, ये आते हैं आपके थैलोफाइटा में, ठीक है, याद रख लेना। थैलोफाइटा में देखो, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। आप जो क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा अथवा स्पाइरोगायरा, कारा लाइकेन और ब्रायोफाइटस, येलोथ्रिक्स आदि, ये जो है ना, ये थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं, याद रख लेना इस चीज़ को। अब है जिम्नोस्पर्म। नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। अब इन्होंने जिम्नोस्पर्म ऊपर भी पढ़ा था, मैंने नीचे भी लिख दिया ताकि और अच्छे तरह रिवाइज हो जाए। नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण, पाइनस तथा साइकस जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। फिर एंजियोस्पर्म। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, अथवा इन पौधों के बीज, इनके बीजों का विकास फलों के अंदर, देखो, जो एंजियोस्पर्म है ना, फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, ठीक है। अथवा इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, अथवा इन पौधों के बीज क्या होते हैं? फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, बाद में फल बन जाता है, ठीक है। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, याद रख लेना। एनीमेलिया। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। एनीमेलिया में अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। इनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एनीमेलिया ग्रुप में देख लो कौन कौन से आते हैं। पोरीफेरा, ठीक है, याद रख लेना। एनीमेलिया ग्रुप में इसके कई भाग है। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी है। ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना सरल होती है, जिसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। साइकोन, यप्लेटोला और स्पांजिला आदि। साइकोन हो गया और यहाँ पे ये
ये प्लेटोला बिरानी भाई, ये यहाँ पे ये क्या लिख रखा है ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। और स्पाइजिला आदि ये आते हैं आपके पेरिफोरा के अंतर्गत, ठीक है। अब है निर्मेटोडा। निर्मेटोडा क्या होता है, इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र विकसित नहीं होते, ठीक है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। गोलकृमि, फाइलेरिया आदि ये आते हैं आपके निर्मेटोडा में, ठीक है। अब है मोलास्का। अधिकांश मोलास्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। अब आप तो पूछ लेंगे घोंगा है, सीपी है, घोंगा, सीप ये कौन से ग्रुप में आते हैं, मोलास्का ग्रुप में। फिर है मत्स्य। ये वे मछलियाँ होती हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पर पाई जाती है मत्स्य में, ठीक है। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है, ठीक है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है, ठीक है। जो ये अपनी पूंछ का प्रयोग किसके लिए करती है, तैरने के लिए। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए कलोम पाए जाते हैं। इनका कंकाल उपस्थिका, इनका जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, उपस्थि का बना होता है, जैसे शार्क मछली, ठीक है। इनका हृदय द्विकोशीय होता है। मछली का हृदय कितने कोशीय होता है, द्विकक्षीय होता है, 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। लेकिन टूना, रोहू, कातला और समुद्री घोड़ा इनका कंकाल हड्डियों का बना होता है, ठीक है। मत देखो याद रख लेना, 1 मिनट इसमें एक बार दोबारा बता देता हूँ। मत्स्य ये वे मछलियाँ होती हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों में पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी रहती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है, इन ऐसी मछलियों में, ठीक है। और इनका जो कंकाल है वो उपस्थि का बना होता है, ठीक है। जैसे शार्क मछली है, उसका जो कंकाल है वो किसका बना हुआ है, उपस्थि का। ठीक है, इनका जो कंकाल है वो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। इसके जो मछली का हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन जो टूना है, रोहू है, और कतला और समुद्री घोड़ा है, इनका जो कंकाल है वो हड्डियों का बना होता है, ठीक है। शार्क मछली का जो कंकाल है वो उपस्थि का बना होता है। और जो इसके अलावा ये टूना, रोहू, कतला और समुद्री घोड़ा इनका कंकाल हड्डियों का बना होता है। अब है जल स्थलचर। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। जल स्थलचर में जो जीव आते हैं उनका जो हृदय वो कितना होता है, त्रिकक्षीय होते हैं। इनमें श्वसन कलोम अथवा फेफड़े द्वारा होता है, ठीक है, याद रख लेना। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है। जल स्थल देखो, जल स्थलचर, ठीक है। इसमें कौन कौन सा, जैसे मेंढक हो गया, सेलामेंटर और टोडा और हाइला, ठीक है। देखो जल स्थलचर में क्या होगा, ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है तथा इनका हृदय जैसे मेंढक का हृदय कितना पाओगा, त्रिकक्षीय होता है, ठीक है। जल स्थल चल में कौन से आओगे, मेंढक आता है। इनमें श्वसन कलोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। ये अंडे देने वाले जंतु है। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। जैसे मेंढक है, नीचे भी रह सका है, पानी में भी रह सका है, ठीक है। मेंढक, सेलामेंटर और टोडा और हाइला ये आते हैं आपके इसमें जल स्थलचर में, ठीक है। अब है सरीसृप। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है सरीसृप में, ठीक है। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। सरीसृप का जो हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है परंतु मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, याद रख लेना। जो सरीसृप में होंगे इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है सरीसृप का वैसे तो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4 कक्षीय होता है।
इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं ये तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती। कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। अब आप तो पूछेंगे सरीसृप में कौन कौन से हैं, तो कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गई और मगरमच्छ हो गया। ठीक है, ये आता है आपके सरीसृप में। जो कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ, इनका शरीर कैसा होता है, सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, इनका शरीर त्रिकक्षीय होता है। परंतु मगरमच्छ का जो हृदय है ना, वो 4 कक्षीय होता है। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कछुआ, सांप, छिपकली तथा मगरमच्छ। मगरमच्छ को छोड़कर और जो बाकी बच गए सब का जो हृदय है वो 3 कक्षीय है, त्रिकक्षीय है। ठीक है, याद रख लेना। और मगरमच्छ का है 4 कक्षीय। ठीक है, अब है पक्षी। पक्षी क्या होगा, पक्षी में ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ठीक है, 2 जोड़ी पैर होते हैं। पक्षी में ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। पक्षी का जो हृदय वो कितने कक्ष का होता है, 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ान करने के लिए पंखों में परिवर्तित करते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ान करने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब है स्तनपायी। स्तनपायी में हृदय 4 कक्षीय होता है। जो स्तनपायी का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। इनकी त्वचा पर बाल, सफेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। अपवाद, हालांकि कुछ जंतु अपवाद रहित सहित अंडे भी देते हैं। जो स्तनपायी होते हैं ना, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनकी त्वचा पर बाल, सफेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद सहित अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडीना प्लेटिपस, ये भी स्तनपायी में ही आते हैं। ठीक है, कंगारू जैसे कुछ स्तनपाइयों में अविकसित बच्चे मास्पियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। ठीक है, अब है इकाइनोडर्मेटा। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से बनी होती है। इकाइनोडर्मेटा में जो इनकी त्वचा है वो किसकी बनी होती है, कांटों से बनी होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। स्टारफिश, समुद्री अनचिन आदि ये इकाइनोडर्मेटा वर्ग में आते हैं। अब है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंत कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का विवरण अलग अलग होता है एवं पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता देती है। अब लास्ट है ये साइक्लोस्टोमेटा। ये जबड़े रहित कशेरुकी है। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख और शल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। ये बाहरी या परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकू से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाजान, लेम्प्रो और मिकजीन हेग मछली, ये आप क्या आते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, तो ये था भाई अपना ये टॉपिक जीवों में विविधता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।